Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is nuclear magnetic resonance spectroscopy. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन आसानी से कर सकते हैं. इट रिक्वायर्ड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पल, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पल भी हमें हमारे रिक्वायर्ड ग्राफ्स और स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन दे सकते हैं. कंबाइन विद अदर मेथड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट गिव्स इन्फो अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये आपको क्या करते हैं, जब स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन दे रहे हैं सो अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के साथ कंबाइन होके कंप्लीट स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हमारे पास देते हैं. हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में क्या होता है कि हमें पता है किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, एंड दैट प्रोटॉन्स कैन काज अ कैरेक्टरिस्टिक that proton gives a characteristic spin in all direction. Like जब तक आपके पास कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं होती तब ये सारे के सारे प्रोटॉन्स क्या करते हैं, आपके पास मुख्तलिफ़ डायरेक्शन में मूव करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये एक्ट करते हैं जस्ट लाइक अ टाइनी मैग्नेट्स, मतलब एक छोटे से मैग्नेट की तरह ये एक्ट करते हैं. जब हम इस पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लेते हैं सो दीज आर अलाइन इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस. हमारे पास ये अल्फ़ा स्पिन में अरेंज हो जाते हैं या फिर ये हमारे पास बीटा स्पिन में अरेंज होते हैं. अल्फ़ा स्पिन आपके पास हम इसको कह सकते हैं कि दैट इज़ इन अ लोअर एनर्जी स्टेट, और इसमें आपके पास क्या है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन या हम इसको कहते हैं. फिर आपके पास जो बीटा स्पिन है तो दीज आर हायर एनर्जी स्टेट, लाइक द मैग्नेटिक फील्ड से हायर एनर्जी स्टेट में ये अरेंज हो जाते हैं. सो दीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास होते हैं. द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स ऑफ द प्रोटॉन इज del E is equal to E beta minus E alpha, that is equal to H nu. H is actually a Planck's constant and nu is the frequency. Like हम कह सकते हैं कि जो भी रेडिएशन इसको मिल रही है that is actually electromagnetic radiation, that is a magnetic radiation. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इन पे अप्लाई हो रहा है तो उसमें आपके पास क्या होगी कि एक करेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी पे ये डिपेंड करेगा. लाइक द चेंज इन एनर्जी डिपेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, सो अगर हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी सो आपके पास क्या होंगी, द चेंज इन एनर्जी विल बी हायर. अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी सो आपके पास चेंज इन एनर्जी भी कम आएगी. हम इसको क्या करते हैं कि यूज़ करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स पे जिनके पास ऑड, जिनका एटॉमिक नंबर ऑड हो या फिर उसका एटॉमिक मास ऑड हो, लाइक कार्बन 13, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 15, फ्लोरीन 19 एंड फास्फोरस 31. लेकिन चूँकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं तो मोस्टली हम स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन NMR के थ्रू करते हैं. सो द overall idea is what, that is when the external magnetic field is applied on the nucleus of the given organic compound, so these are arranged in a two type of spin. One is known as a alpha spin, which is a lower energy state, and the other is known as a beta spin, which is a higher energy state, and the change in the energy is E beta minus E alpha is equal to H into nu. अब हम बात करते हैं कि आपके पास क्या है, फ्लिपिंग भी आती है. लाइक न्यूक्लियर स्पिन तो हमें पता चल गया कि न्यूक्लियस हर डायरेक्शन में मूव करता है जब तक इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होती, और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई तो दो टाइप की स्पिन में ये डिसोसिएट हो गए, अरेंज हो गए. फिर आपके पास क्या है कि जब हम इस पे रेडिएशन अप्लाई करते हैं, लाइक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द अल्फा स्टेट न्यूक्लियस. ठीक है, सो ये क्या कर लेते हैं कि इस एनर्जी की वजह से हाई जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होती है उसकी वजह से हाई एनर्जी स्टेट पे कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज़ बीटा स्टेट.
बीटा स्टेट पे कन्वर्ट होने के बाद ये क्या कर लेते हैं, उल्टा हो जाता है, लाइक फ्लिप कर लेते हैं। पहले ये सीधा अरेंज हुआ था, लेकिन जब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो हाई एनर्जी स्टेट पे चला गया और वहाँ पे इसने फ्लिपिंग कर ली। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर स्पिन फ्लिपिंग। अब क्या होगा कि वापस ये अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन ये एमिट करेगा। आज हमारे जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द हाइड्रोजन एनएमआर। दो किस्म के, मैंने अभी आपको कहा कि आपके पास दो किस्म के एनएमआर हम ऑर्गेनिक में मोस्टली यूज़ करते हैं, दैट इज़ कार्बन एनएमआर एंड हाइड्रोजन एनएमआर। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ हाइड्रोजन एनएमआर को डिस्कस करेंगे। सो द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एनएमआर इज़ कंसिस्ट ऑफ टू एक्सेस। द वाई एक्सेस इज़ नोन एज absorptions, and on the x-axis there is a chemical shift occur that is obtained in the form of delta, and their value is in part per million। और केमिकल शिफ्ट हमारे पास क्या है, शिफ्ट फ्रॉम द टेट्रामीथाइल सिलेन in hertz operating divided by operating frequency of spectrometry in hertz। like हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमने जो स्टैंडर्ड यूज़ किया है इन दोनों के दरमियान में जो रेशो आएगा दैट इज़ नोन एज अ केमिकल शिफ्ट। टेट्रामीथाइल सिलेन आपके पास क्या है, सिलिकॉन के साथ 4 मीथाइल ग्रुप अटैच हो जाए, सो इट इज़ एक्टिंग एज अ स्टैंडर्ड वेयर वी आर टेकिंग इट ऑन अ ज़ीरो। लाइक इसका जो ग्राफ हमें मिलता है वो हमें 0 पार्ट पर मिलियन पे मिलता है, लाइक बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि ये हमारे पास इनर्ट है, हम इसको एज अ ऑर्बिट्रली लेते हैं, रिएक्शन नहीं करता ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो अगर इसका ग्राफ मिलेगा भी तो वो हमारे पास 0 पे ही मिलेगा। ऑल द हाइड्रोजन ऑफ दिस कंपाउंड इज़ इक्विवेलेंट, मतलब कि these are all shielded due to the इलेक्ट्रोपॉजिटिव सिलिकॉन ग्रुप। ठीक है, आपके पास क्या है कि सारे के सारे हाइड्रोजन सेम है, शील्डेड है, उनके पास मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको कवर किया हुआ है ऑल साइड से अदर इलेक्ट्रॉन्स ने, या प्रोटॉन्स को कवर किया हुआ है ऑल साइड से इलेक्ट्रॉन ने। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई भी करेंगे तो उसकी अलाइनमेंट उस तरह नहीं होगी जिस तरह आपके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की अलाइनमेंट होती है। फिर आपके पास क्या है कि दीज कैन बी ईजीली मिसेबल विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिसेबल मतलब मिक्स हो जाते हैं, एज वेल एज दीज आर वॉलेटाइल इन नेचर, easily separated from the organic compound, and their single absorption and lowest delta value, they have a single absorption value as well as the lowest delta value, so that's why these are acting as a standard। हम solution बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास क्या है कि लाइक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में हम दो किस्म की कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हैं। वन इज़ नोन एज अ मैग्नेटिक शील्डेड एंड डी शील्डेड। लाइक अब हमने पढ़ा कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस जो है या उसके प्रोटॉन्स जो है हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और टाइनी मैग्नेट के तौर पे एक्ट करते हैं। जब हम इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सो अगर वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पुअर एनवायरनमेंट में होगा तो वो क्या होंगे कि वो डीशील्डेड हो जाएंगे। लाइक प्रोटॉन को अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ने कवर किया होगा सो फिर वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपके पास कम इलेक्ट्रॉन ने उसको कवर किया होगा तो वो क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डीशील्डेड हो जाएंगे, मतलब इसको किसी ने कवर ही नहीं किया, बहुत कम इलेक्ट्रॉन ने कवर किया है। सेकेंड वन आपके पास क्या है कि ऐसे प्रोटॉन्स जिसके इर्द गिर्द स्ट्रॉन्ग या इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट हो, सो फिर ये क्या कर लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड को से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं थ्रू व्हाट, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेट्स क्रिएट हो जाते हैं और वो मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ख़िलाफ़ एक्शन शो करते हैं। सो
जो इलेक्ट्रॉन्स डीशील्डेड होते हैं उसको हम ग्राफ में लेफ़्ट साइड पे शो करते हैं, और आपके पास क्या है कि इसको हम कहते हैं डाउन फील्ड, और लेस फ्रीक्वेंसी पे हमें ये मिलता है। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन शील्डेड होते हैं उसको हम कहते हैं अप फील्ड विद अ लो फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज़ फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्राफ। जो आपको ग्राफ मिलता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का, तो वो दो साइड्स पे कंसिस्ट करता है। ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज़ अ डी शील्डेड प्रोटॉन्स एग्जिस्ट, एंड ऑन द राइट साइड देयर इज़ अ shielded proton exist, and the left side is known as a down field with a less frequency, and the right side is known as a up field with a sorry, there is a small mistake. um, Deshielded protons are found at a high frequency area, and the shielded protons are found with a low frequency area, because क्योंकि वहाँ पे आपके पास ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ख़िलाफ़ जो है वो शील्डेड हो जाते हैं। अब हम इसके दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, लाइक हम इथाइल ब्रोमाइड ले लें या फिर हम अल्कोहल ले लें। इथाइल ब्रोमाइड में हमारे पास देखें कि एक जो है मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन्स है, दूसरे आपके पास डायरेक्टली जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ ब्रोमाइड, उसके साथ अटैच मिथाइल या मिथाइलिन ग्रुप है, उसके दो प्रोटॉन्स है। यहाँ पे क्या है, हम इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं अल्फ़ा एंड या ए और बी टाइप के प्रोटॉन से। अब हमारे पास क्या है कि इनके ग्राफ्स कैसे मिलेंगे, लाइक हम दो ग्राफ्स बना लेते हैं। फर्स्ट वन किसका होगा एंड सेकंड वन किसका होगा, इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। आपके पास जो बी टाइप है प्रोटॉन, that is directly attached with a highly electronegative atom, that is halogen. ये क्या कर लेते हैं कि ये इस CH2 ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं इनके ये प्रोटॉन्स जो होते हैं ये डीशील्डेड हो जाते हैं। सही है, जब प्रोटॉन डीशील्डेड हो जाएंगे आपके पास क्या होगा कि वो आपके पास डाउन फील्ड पे मिलेंगे विद आ हाई फ्रीक्वेंसी। और जो सेकंड या ए टाइप के प्रोटॉन्स है वो आपके पास क्या है, दैट आर एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट। उसकी वजह से ये शील्डेड हो जाते हैं और ये आपके पास मिलते हैं अप फील्ड एरिया पे वेयर द फ्रीक्वेंसी इज़ लो। ये ग्राफ आपके पास ए टाइप के प्रोटॉन्स की है और ये ग्राफ आपके पास बी टाइप की प्रोटॉन की है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो एक्स एक्सिस पे आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट अगर हम जाते हैं आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, और वाई एक्सेस पे हम इंटेंसिटी को ड्रॉ करते हैं। इसी तरह अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें मिथाइल अल्कोहल, तो एक ये आपके पास है प्रोटॉन और एक मिथाइल का प्रोटॉन है। अब हमें पता है कि अगेन ऑक्सीजन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या कर लेते हैं कि इस प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन पुअर एनवायरनमेंट पे है, जबकि मिथाइल ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट पे है। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट ये आपके पास शील्डेड हो जाते हैं और ये वाला प्रोटॉन आपके पास डी शील्डेड होता है। ये प्रोटॉन आपके पास डाउन फील्ड में पाया जाएगा और ये वाले प्रोटॉन आपके पास अप फील्ड में पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट एंड इलेक्ट्रॉन पुअर एनवायरनमेंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द एटम्स टू विच दीज आर कनेक्टेड। If
और अगर हम देखें कि अगर शील्डिंग इंक्रीज हो जाती है, सो दैट इलेक्ट्रॉन या दैट प्रोटॉन रिक्वायर्ड अ लेस अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू क्रिएट या टू अचीव रेजोनेंस। सो आपके पास क्या हो जाती है कि द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू अचीव द रेजोनेंस विल बी डिक्रीजेज। इसीलिए तो हमारे पास ये अप फील्ड में पाए जाते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट होता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन पुअर एनवायरनमेंट होता है तो वो हमारे पास डाउन फील्ड में पाए जाते हैं। और इसके लिए हमें लेस फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है और इसके लिए हमें मोर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। सो ये सब हमारे पास क्या है, दीज आर अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। फिर हम बात करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है दैट इज़ फाउंड नियर टू द विजिबल रीजन इन विच द नैनोमीटर इज़ फ्रॉम 0.8 to 100 माइक्रोमीटर तक हमारे पास वेवलेंथ होती है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास क्या है कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकती, लेकिन ये आपके पास कुछ करेक्टरिस्टिक वाइब्रेशनल क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमें ग्राफ के थ्रू मिलते हैं। द मेन रीजन फॉर द आईआर द कॉमन स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटर इज़ फ्रॉम 2.5 माइक्रोमीटर टू 16 माइक्रोमीटर तक है, जिनका वेव नंबर 4000 से लेकर 625 पर सेंटीमीटर तक होती है, और इसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हमारे पास दो किस्म की ये करते हैं, लाइक जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होते हैं तो कोई वाइब्रेशन शो नहीं करते, लेकिन जब हम इनको पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज़ आईआर रेडिएशन पास करते हैं सो वाइब्रेशनल स्टेट में आ जाते हैं। ये वाइब्रेशनल स्टेट आपके पास दो किस्म के होते, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में आपके पास बॉन्ड लेंथ या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बेंडिंग वाइब्रेशन में आपके पास बॉन्ड एंगल इंक्रीज या डिक्रीज होती है। बेंडिंग वाइब्रेशन को हम डीफॉर्मेशन वाइब्रेशन भी कहते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हमारे पास दो किस्म की होती है, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। और बेंडिंग वाइब्रेशन हमारे पास दो किस्म की होती है, दैट इज़ इन द प्लेन वाइब्रेशन, आउट ऑफ द प्लेन वाइब्रेशन। इन प्लेन वाइब्रेशन को हम सीजरिंग या रॉकिंग कहते हैं, और आउट ऑफ द प्लेन वाइब्रेशन को हम ट्विस्टिंग या वैगिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। लाइक सिमेट्रिकल कौन सी होगी कि आपके पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो हैवी ग्रुप्स हैं और वो एक ही साइड पे आउटसाइड पे जा रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर नोन एज ए सिमेट्रिक, लाइक दोनों या तो इनर साइड पे आ रहे हैं या दोनों आउटसाइड पे जा रहे हैं, ठीक है। इट इज़ नोन एज ए सिमेट्रिक वाइब्रेशन। अगर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपके पास क्या हो कि एक मॉलिक्यूल इनर साइड पे वाइब्रेशन कर रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल आउटसाइड पे स्ट्रेच हो रहा है, सो ये आपके पास एसिमेट्रिक वाइब्रेशन है। फिर हमने पढ़ा कि बेंडिंग वाइब्रेशन जिसमें बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आता है, ठीक है। सो आपके पास रॉकिंग टाइप है, लाइक आप अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लो और उसको एक साइड पे बेंड करो या दूसरी साइड पे बेंड करो, इसको हम कहते हैं रॉकिंग। सो या तो यू जाएंगे या फिर यू जाएंगे या यू जाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, रॉकिंग वाइब्रेशन। फिर सीजरिंग वाइब्रेशन जिस तरह कैंची होती है, ठीक है। सो ये आपके पास क्या है, कैंची के दोनों मुंह जो है वो आपके पास एक ही साइड पे आ रहे हैं, इसको हम सीजरिंग कहते हैं, और ये दोनों एक ही प्लेन में आपके पास आ रहे हैं। फिर आपके पास क्या है, वैगिंग वाइब्रेशन। वैगिंग वाइब्रेशन आउट ऑफ द प्लेन है, लाइक आप लोग एक्सरसाइज करते हो, आप लोग हाथ ऊपर उठा दो और आप सामने की साइड पे बेंड हो जाओ या बैक साइड पे बेंड होने की कोशिश करो दोनों के दोनों हाथों को उठा के, सो इट इज़ नोन एज अ वैगिंग वाइब्रेशन। लाइक या तो आगे की तरफ आओ या पीछे की तरफ जाओ, सो ये आउट ऑफ द प्लेन काम हो रहा है। फिर ट्विस्टिंग वाइब्रेशन, आप क्या करो कि एक हाथ आगे लेके जाओ, एक हाथ पीछे लेके जाओ, सो ये आपके पास ट्विस्टिंग वाइब्रेशन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइक ये कोई मॉलिक्यूल है, सो ये एक साइड पे वो जा रहा है, ये दूसरे साइड पे इन द प्लेन जा रहा है। बेंडिंग मोड क्या है, यू 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 आपके पास आ रहे हैं। सिमेट्रिक स्ट्रेच कौन सा था, ये वाला, कि लाइक इस तरह भी जा रहे हैं, दोनों एक साइड बैक साइड अपोजिट साइड पे जा रहे हैं, या दोनों एक साइड इनर साइड पे आ रहे हैं। और एसिमेट्रिक कौन से हैं कि एक तो अंदर के साइड पे आ रहा है लेकिन दूसरा बाहर के साइड पे जा रहा है। या यहाँ पे हम देखें दोनों आउटसाइड पे जा रहे हैं। और इसमें अगर हम देखें तो आपके पास एक इन साइड पे आ रहे हैं, एक आउटसाइड पे जा रहे हैं। तो एंटी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक, और दिस इज असिमेट्रिक वाइब्रेशन। यू, these are symmetric vibration, stretching, and these are the asymmetric, एक आउटसाइड पे जा रहा है, एक आपके पास इनसाइड पे आ रहा है। ये हमारे पास क्या है कि दीज आर एंटी सिमेट्रिक वाइब्रेशन है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्पेक्ट्रम ऑफ द IR पढ़ेंगे एज वेल एज देयर एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच।